आज के शो में भारतीय सेक्युलरिज्म दावों का जनाजा निकल गया। कट्टर शिद्दत पसंद आदित्य नाथ वजीर आला मुंतखब, मुसलमानों में इस्तराब। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। योगी आदित्यनाथ और मोदी का मिलाप कितना खतरनाक। भारतीय मुसलमानों से रियासती रवैया क्या बर्मा जैसे हालात का खदशा। After I got married for India, I don't understand why time and again I have to keep justifying that I'm Indian. क्या भारत सख्त गिर हिंदू रियासत की जानिब गामजन। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कुछ ही दिन कबल बर्मा रोहिंग्या मुसलमानों पर हमने डिटेल में प्रोग्राम्स किए और वहां हुकूक की खिलाफ वर्जियां, जो बुनियादी हुकूक इंसानियत के, उनकी खिलाफ वर्जियां हुई तो हमने रिपोर्ट किया। हमने आपको बताया कि बर्मा में हो क्या रहा है। आंग सान सुई की जो इस वक्त वहां की नोबेल प्राइज विनर हैं, जो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, तो बाकायदा इंटरनेशनल बॉडीज बर्मा में उनको मॉनिटर करती हैं कि क्या वो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं या नहीं देते। वो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती बर्मा के। म्यांमार से जब इलेक्शन लड़ती हैं तो उस पर बड़ी आवाज उठती है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म उठती है कि आखिरकार नोबेल प्राइज विनर मुसलमानों को उनकी जो जस्टिफाइड इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्यों नहीं देती, और इस पर क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन यही बिल्कुल हाल हमने कुछ ही दिन कबल भारत की रियासत यूपी में देखा, जहां स्टेट इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के अंदर 400 सीटों के ऊपर बीजेपी ने एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। वहां से जितने कैंडिडेट थे वो हिंदू मेजॉरिटी थे और एक भी मुसलमान, जबकि तकरीबन 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी है यूपी में वहां पर, और पूरे भारत के अंदर तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा कहा जाता है 2011 के सेंसस के मुताबिक की आबादी है, लेकिन एक भी मुसलमान को पार्टी टिकट ना दिया गया। अब जो वजीर आला मुंतखब हुए जनाब योगी आदित्यनाथ, इंतहा पसंद, कट्टर इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद है ये। इससे पहले इनके रिमार्क्स मुसलमान खवातीन, मुसलमान मर्द, मसाजिद, जो दरगाहें जहां हम जाते हैं, हर तरफ इन्होंने नेगेटिविटी, अपनी क्रिटिसिज्म फैला के रखी। और न सिर्फ इनके आने से वहां के मुसलमानों को खतरा, बल्कि इनके और मोदी के मिलाप से पूरे खित्ते के अमन को खतरा करार दिया जा रहा है। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। इसके दूररस नताइज क्या होंगे, बेनकाब करते हैं। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद। जनाब एजाजुल हक साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली हैं मुस्लिम लीग ज़िया के, आप बहुत शुक्रिया, आपका भी आपने ज्वाइन किया। जनाब हसन अस्करी साहब सीनियर तर्जनिगार भी प्रोग्राम में साथ हैं। एजाजुल हक साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगा। सर, ये क्या मोदी सरकार के भारत में ये न्यू इंडिया अल्ट्रा नेशनलिज्म, सर क्या हो रहा है एजाज साहब, ये किस तरह जा रहे हैं मामला? एजाजुल साहब देखिए, ये शुरू से ही एक ढोंग था कि भारत जो है वो सेकुलर मुल्क है और वहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि कितनी तहरीकें वहाँ पे चल रही थी, और वो तहरीकें क्यों चल रही थी। सिखों से लेकर आसाम तक हर कोई चाह रहा था कि हम भारत के चुंगल से बाहर निकलें और आज़ाद हों, क्योंकि ये एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट स्टेट था। और आरएसएस का बैकग्राउंड जो है, ये न्यू नाजी स्टेट है जिसने हिटलर से जो है इंस्पायरेशन ली अपनी। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये सामने आ रही हैं सारी चीज़ें। और जो लोग कहते थे कि ये बहुत सेकुलर हैं और बहुत हैं, और कुछ हमारे यहाँ भी लोग ऐसे थे जो कि भारत नवाज हैं, वो भी ये बातें करते हैं कि जी भारत तो एक सेकुलर मुल्क है, और वहाँ जाते हैं अपने बिंदियाँ लगाते हैं, वहाँ जाकर वो भारत नवाजी करते हैं। ये अब हमें मालूम होना चाहिए कि वो ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, बल्कि पाकिस्तान के भी शदीद खिलाफ है। उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था पाकिस्तान में, जो मोदी के आने के बाद भी अभी भी इस पर जिस तरह के हालात वहां पर हैं, उसको एज अ प्रोटोटाइप या आइडियलाइज करते हैं भारत के हालात को, जो हालात हम देख रहे हैं वहां पे। इसके बावजूद भी साहब, इसके बावजूद भी असेंबली के फ्लोर पे भी ये बातें सुनने को आती हैं जी कि हालात जब तक ठीक नहीं होंगे, कि आप जब तक भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं करेंगे। चलें, अफगानिस्तान को तो मैं टच नहीं करता, लेकिन बार बार इस बात का जो अंदिया देना कि जी हमें भारत से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, बावजूद इसके
कि भारत पूरा जोर लगा रहा है बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, और जो कुछ अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये भी भारत की शय पर हो रहा है, भारत की फाइनेंसिंग सिर्फ भारत से ताल्लुकात बेहतर होने जैसा माजूद हूं आपको काट रहा हूं, लेकिन भारत से ताल्लुकात बेहतर होना एक अलग चीज है और भारत की जमहूरियत को अपनाना और भारत जैसे सिस्टम को अपनाना या उसको आइडियलाइज करना वो एक अलग चीज है ना। जैसा सब दोनों अलग चीजें हो जाती हैं, एक तो बराबर मुल्क है उससे अच्छी ताल्लुकात होने चाहिए, वो एक अलग सिनेरियो है, और बिल्कुल उसको प्रोटोटाइप बनाना, वहां जो हालात हैं उनको अपने ऊपर अपनाना, वो एक अलग चीज हो जाती है। नहीं, ये तो बात आपकी सही है। देखें जो वहाँ के हालात हैं उनके लिए अंदरूनी मामलात हैं उनके, लेकिन जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के अंदर आपने देखा जो अट्रॉसिटीज़ कमिट हो रही हैं, जिस तरह से ये पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, केमिकल्स पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में कहीं रॉयट जब जहाँ भी हों वाटर कैनन्स इस्तेमाल हो जाते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे पैलेट्स कभी इस्तेमाल नहीं हुए जिससे कि 250 से ज़्यादा लोगों की आँखों की बिनाई चली जाए। तो ये एक नमूना उन्होंने दिखाया था जो वहाँ पे दिखाया, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेट्स में भी जो भारत के अंदर है उधर भी यही दिखा रही। जहाँ जिस मुल्क में ये कह दें कि मुसलमान ख्वातीन को कब्रों से बाहर निकाला जाए जी। और और फिर जो कुछ कहा उन्होंने कि उनके साथ क्या किया जाए, उस स्टेट को दुनिया के अंदर मुझे समझ नहीं कि एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ की कैसे है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और हैं, भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स और हैं, अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स और हैं, और जब से ट्रंप आया और ट्रंप मोदी जो ट्रायंगल बना है इसके बाद ज़्यादा मैं समझता हूँ कि भारत को शायद मिली है कि वो इस किस्म के मैं इससे पहले ना साहब की तरफ जाऊं, क्योंकि सर आइडियोलॉजिकली वो जो अल्ट्रा नेशनलिज्म की मिसाल दे रहे हैं। ना साहब आपसे पूछता हूं ये बात, आपकी नजर में ये जो बिल्कुल वहां पर सारा हो रहा है, इस पर जो वहां के दानिश्वर तबका जिसको अपने आप को कहते हैं रिफॉर्मर्स, इंटेलेक्चुअल्स, वहां के डेमोक्रेसी जो राइट्स पर बात करते हैं, वुमेन राइट्स पर बात करते हैं, वो सब किधर चला गया नाज बलूच साहब? ये हो क्या रहा है आखिरकार वहां के मुसल, वो वॉइसलेस, हेल्पलेस, बिल्कुल सपोर्टलेस हो चुके हैं? क्या मसला है नाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क बनाने वाले जो इनके अपने पायनियर्स उनके कॉन्स्टिट्यूशन के थे, वही कह गए अपनी किताबों के अंदर कि भारत के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता जमहूरियत का एक झूठा लिबादा ओढ़ के यहाँ पे जो हुकूमत की जाती है उसको ये जमहूरियत कहते हैं। देखिए, जितनी फैशिज्म और जो फैशिस्ट किस्म की सोच मोदी की है, आपको सबको पता है, हम सब जानते हैं कि 92 में जो फसाद किए गए उसके अंदर मोदी का क्या किरदार था, और बाबरी मस्जिद के ऊपर जिस किस्म का अटैक हुआ, और बाबरी मस्जिद को अटैक करने के दौरान कितने मुसलमानों को, हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया गया। ये जो दंगे, फसाद और नफरत और इंतहा पसंदी की जो सियासत है, ये मोदी की आज की बात नहीं, बल्कि ये भारत के अंदर कुछ ऐसे सियासी जमातों के अंदर ये अनासर मौजूद हैं जो कि पूरा दुनिया को अपना नेगेटिव पस मंज़र दिखा रहे हैं कि दिस इज़ द रियल इंडिया। असल इंडिया ये नहीं है जो हम बैठ कर इनके लोग आके अपने आप को मीडिया में जो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। हकीकत में तो इंडिया वो है जहाँ पे बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, जहाँ पे आए दिन भारत में रेप केसेस जो है वो उरूज पे आ रहे हैं। भारत में किसी मुसलमान को एक किराए का घर खरीदने के लिए कितना मुश्किल होता है, ये खुद हमें लोगों ने बताया। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, मैं इस ब्रेक के बाद बिल्कुल आपके यहीं से इस बात को जोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ आपके सामने रखते हैं, जो कि यूपी के वजीर आला मुंतखब हुए, होने के बाद उनके 8 दिन या 7 दिन के अंदर 80 से ज्यादा ऐलानात उन्होंने कर दिए हैं और बड़े फास्ट वो चल रहे हैं। और उन ऐलानात में क्या ऐलानात उन्होंने किए हैं, मुसलमानों पर उसका इंपैक्ट क्या है, इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहिए। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। After I got married for India, I don't understand why time and again I have to keep justifying that I'm Indian. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम बेनकाब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो भारत में उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुंतखब हुए हैं, जहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने नहीं खड़ा किया और जहां तकरीबन 4 करोड़ की आबादी थी। ये वो साहब हैं आदित्यनाथ जो इससे पहले मुसलमानों की मसाजिद के हवाले से कह चुके हैं कि इनको मंदिर में तब्दील करेंगे।
ये भी कह चुके हैं कि इसके साथ साथ वहां की मुसलमान जो खवातीन मर चुकी हैं उनके साथ बदसलूकी करेंगे। यानी हद तक की जिसे कह कट्टरतरीन बदतरीन स्टेटमेंट्स इस शख्स की तरफ से आ चुकी हैं। ये वजीर आला मुंतखब हो चुका है और आने के कुछ ही दिन में ये वहां पर स्लॉटर हाउसेज यानी जो ज़िबा खाने जहां पर गोश्त बिकता है उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर चुका है। दीगर रेस्टोरेंट्स में जहां गोश्त सप्लाई होता है उधर ऑपरेशन शुरू कर चुका है। और एक खौफ है इस वक्त यकीनी तौर पर होना चाहिए वहां के मुसलमानों में। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, एजाज उल हक साहब मुस्लिम लीग ज़िया से, और जनाब हसन अस्करी साहब सीनियर तज्ज़िया निगार प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। नाज साहबा, सच क्यों है मीडिया खामोश, सोशल एक्टिविस्ट खामोश, रिफॉर्मर्स खामोश, इंटेलेक्चुअल्स खामोश, डेमोक्रेसी पे बोलने वाले खामोश, पूरी दुनिया को चुप लग गई है? क्या हुआ है? ये बहुत ही अफसोस की बात है और जुल्म की बात है और मैं इंतहाई कंडेम करती हूँ इस फसादी चीफ मिनिस्टर जो भारत के अंदर नया फसाद पैदा करने के लिए, ये जो नफरत की लहर पैदा करने के लिए जो योगी नाथ नामी चीफ मिनिस्टर यूपी के जो आए हैं, मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ उनको। क्योंकि देखिए ओवरऑल पूरी दुनिया में मुसलमानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को जो लेबल डाला जा रहा है, हालांकि इस्लाम पीस लविंग मजहब है और हमारा दीन तो ये सिखाता है कि किसी जंग की हालत में भी औरतों को, बच्चों को, यहाँ तक के दरख्तों को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो ये किस किस्म की फरसूदा और दकियानुसी सोच के साथ ये जो भारत के चीफ मिनिस्टर बयानबाजियां कर रहे हैं और जो शोर मचा रहे हैं और हमारी मुसलमान औरतों के खिलाफ जिस किस्म की ये तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भारत के अपने लिए शर्म की बात है। पूरी आलमी दुनिया, शर्म की बात पूरी उनके लिए दुनिया नहीं में, है। पूरी जो ज्यादा दुनिया दकियानुसी में नाज वो नहीं है, जो लोग चुप हैं इसके ऊपर, वहां देखिए, का मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है, वहां पे दकियानुसी ह्यूमन बात रिसोर्स, वो है। ज्यादा दकियानुसी नहीं है, वो तो कह रहे हैं। पाकिस्तान भारत के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारे यहाँ कोई हिंदू हो, कोई ईसाई हो, कोई पारसी हो, कोई भी गैर मजहब हो, हम किसी के साथ नफरत और फसाद वाला सलूक नहीं करते, किसी के साथ हेट वाला सलूक नहीं करते। यहाँ लोग अपने गिरजाघरों में भी अपनी मर्जी से जाते हैं, यहाँ पे लोग मंदिरों में भी हिंदू अपने सुकून से आराम से अपने जा रहे होते हैं। कभी किसी को तकलीफ नहीं दी मुसलमानों ने। हमने अगर देखा जाए तो सही मानों में जो कायदे आजम की जो फिलॉसफी थी उसको हमने फॉलो किया और वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कहलाते हैं, ना कि अपने आप को सेक्युलर स्टेट एक तरफ आप कहते हैं और एक तरफ कोई मुसलमान इनके आर्टिस्ट सेफ नहीं है, कोई मुसलमान अदाकार हो, फनकार हो, उनको ये लोग कैदोबंद की सोबतें दे देते हैं, जेलों में डाल देते हैं। क्या इन्होंने नहीं किया? तो ये जो मैसेज इंटरनेशनली अपना दे रहे हैं, ये जो नफरत का, ये जो फसाद का, और देखिए इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसमें जो ये मैसेज अपना दे रहे हैं कि इनके अपने लिए सर उठाने को इनकी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात बड़ी मैं कहना चाह रही हूं कि कश्मीर के अंदर एक तरफ भारत अपने आप को बड़ा जो है वो सेक्युलर स्टेट का झूठा फॉल्स लेबल लेके फिर रहा है और एक तरफ कश्मीर में बुरहान वानी जैसे नौजवानों को शहीद करके हमारी औरतों को, माओ को, बच्चों को पैलेट्स लगा के उनकी आंखों को जाया किया गया। ये क्या दुनिया नहीं देख रही? ये सारा तमाशा दुनिया नहीं देख रही? तो क्यों चुप है वो लोग? क्यों चुप है सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार है। क्यों भारत नवाज सिविल सोसाइटी खामोश चुप है? तमाशाई है दुनिया भर में, उनको आवाज उठानी चाहिए। और मैं कहती हूँ सैफान, अगेन वंस अगेन, नॉट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी मैं काफी दफा आपको अप्रिशिएट कर चुकी हूँ कि सैफान उन इश्यूज के ऊपर जो कि बहुत ही संगीन, इंपॉर्टेंट, अहम तरीन इश्यूज हैं, जिनको अंडर द कार्पेट डाल दिया जाता है, जिनके ऊपर बहस नहीं की जाती, जिनको मीडिया पे नहीं लाया जाता, उन इश्यूज को लाने का क्रेडिट आपके ऊपर जाता है कि आपका चैनल जो है उन इश्यूज को उठाता है, रेस करता है और दुनिया तक हक, सच और इंसाफ की आवाज पहुंचाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। लेकिन ये जो बात हसन अस्करी साहब ये है ना जो कि दबरी आवाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है सर। किसी को अगर दबाया जाता है तो उसके दो रिएक्शन होते हैं, या तो वो दब जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन फिर उसका बैकलैश आता है। यानी मेरा मकसद पूछने का आपसे ये है कि अब जो उत्तर प्रदेश में हो गया और अब जो वो फैसले कर रहे हैं और जो वो कह चुके हैं, वहां के मुसलमानों से उनकी आवाज छीन ली जाए, पार्लियामान जाने का हक छीन लिया जाए, क्या वो दब जाएंगे या इसका बैकलैश आएगा? इसके दूररस नताइज होंगे? हसन अस्करी साहब, क्या नतीजा होगा इसका? देखिए, वक्ती तौर पर तो इंतहा पसंदाना रुझानात आपको मजबूत होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि रियासत की कुव्वत इतनी होती है कि वो रियासत इंतहा पसंदाना ख़यालात को, इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ को नाफिज करती है, जैसा हमने ना सिर्फ इंडिया में देखा है बल्कि अब जो इंडिया की रियासत यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके अंदर अब हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में इसका नुकसान ये होता है कि हिंदुस्तान में पोलराइजेशन हिंदू और दूसरे मज़ाहब के दरमियान ज़्यादा सख्त हो गई है और जो ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश के अंदर 19 से 20% तक है,
वो वक्ती तौर पे तो पीछे हटना पड़ता है उनको, लेकिन लॉन्ग रन में ये तकसीम जो है वो ज़्यादा वाज़े तौर पर होती हुई नज़र आती है। इस इलेक्शन में हुआ ये कि मोदी ने और आदित्यनाथ ने जो पोलराइजेशन है इस तरह बढ़ाई इंतहा पसंदाना तकारीर के ज़रिए कि हिंदू वोट तो इकट्ठा हो गया, लेकिन मुस्लिम वोट जो है और जो दूसरा वोट था वो तकसीम हो गया समाजवादी पार्टी में और दूसरी एक और पार्टी के दरमियान, जिसकी वजह से जो है बीजेपी को इतनी कामयाबी हमें नज़र आई है। लेकिन ये वक्ती कामयाबी है और यही चीज़ हिंदुस्तान के हक में लॉन्ग रन में अंदरूनी खलफशार जो है वो पैदा करेगी। क्या खड़े हो जाएंगे लोग, कोई सिविल वॉर का खदशा हो जाएगा क्या? मतलब आपको अंदरूनी खलफशार किस तरह बढ़ता हुआ नजर आता है? इसके दूरज नताइज हिंदुस्तान पर नेगेटिव क्या होगा, यानी क्या खतरा हो सकता है? आखिरकार वहां पर 170 मिलियन 17 करोड़ से ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, क्या करेंगे वो लोग? देखिए, उसमें होता यह है कि इसमें वहाँ कोई सिविल वॉर तो खैर की इम्कानात ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं है। वहाँ पे सिविल स्ट्राइफ है जो मुख्तलिफ रियासतों तक हमें महदूद नज़र आता है। सिर्फ होगा ये कि ये तंजीमें जो हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम से अदम वाबस्तगी का रुझान पैदा करने के बाद जो हैं, ये नंबर 1 इनमें से कुछ लोग इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे, यानी वो चैलेंज करेंगे इस निज़ाम को बाहर आकर। दूसरे वो लोग हैं जो कि दूसरी सियासी जमातों से, कांग्रेस से या दूसरी जमातों से मिल के कोशिश ये करेंगे कि इनके जो वक्ती कामयाबी है, इस वक्ती कामयाबी को ख़त्म किया जाए। वहाँ पे गुर्बत, इफलास, एक दूसरे के खिलाफ नफरत, एक दूसरे के खिलाफ इक़दामात करना, लेवल ऑफ वायलेंस बढ़ेगा। जी, ये बढ़ेगा। लेकिन माज़रत के साथ इजाज़ुल हक साहब, ये जो गवर्नेंस का ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है ये योगीनाथ के साथ, सर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा फायर ब्रांड, वो बहुत ज्यादा वायलेंट है, वो एंटी मुस्लिम, सर वो लोग उनको लॉन्च इस तरह कर रहे हैं कि वो गवर्नेंस के लिहाज से बड़ा, वो चीता बड़ा है, बड़ा तेज है जी गवर्नेंस के लिहाज से। उसने 8 दिनों के अंदर 80 फैसले कर दिए, उसने करप्शन खत्म कर दी 8 दिनों के अंदर, पुलिस को सही कर दिया, उसने घर बनाने का ऐलान कर दिया, उसने यहाँ पर सफाई मुहिम शुरू कर दी, उसने वहां से करप्शन का खात्मा, मतलब वहां पर इलीगल स्लॉटर हाउसेस के खिलाफ, कारोबार के खिलाफ काम शुरू कर दिया। वो ऐसा जहन बना के लोगों को दे रहे हैं कि ये कोई वहां पर टर्न अराउंड कर देगा, मईशत को फेर देगा, वहां की मुस्तकबिल को। सब ऐसा तासुर दे रहे हैं वहां के लोग, वहां का मीडिया भी ये पोर्ट्रे कर रहा है। देखिए, बेसिकली ये है कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं जो इनके बाहर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये इस वक्त देख रहे हैं कि अमेरिका के भी यही हालात हैं, वहाँ पे भी ये टेररिज्म जो हो रही है दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान को भी और दीगर ममालिक को भी टारगेट किया जा रहा है, उसका ये फ़ायदा उठाया जा रहा है वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि ये अब कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ पर कि ये आकर वहाँ पर आप समझ लें कि कोई ऐसी चेंज लेकर आ जाएगा जिससे कि स्लॉटर हाउसेस को बंद करने से या दीगर मामलात करने से कोई ऐसी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन असल बात जो है वो ये जो टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, ये जो हमारी ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुसलमानों की वहाँ बात की जा रही है, जो इस दुनिया से चले गए उनके खिलाफ जो बात की जा रही है, ये अंदर के सेंटीमेंट्स हैं जो बाहर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप सफाई मुहिम शुरू कर दें या दूसरी चीज़ें कर दें, तो बेसिकली वो चीज़ें टारगेट की जा रही हैं जो मुसलमानों के हक में जाती हैं और उनके ख़िलाफ़ ये मुहिम है। जैसे आपने कहा कि किसी को टिकट भी नहीं दिया, तो ये बीजेपी का जो नियो नाजी रंग है वो दुनिया के सामने आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं वहाँ पर। और अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि जो वहाँ पर ये तहरीकें चल रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा तेज़ होती जाएंगी भारत के अंदर। ये नहीं है कि वहाँ पे मुसलमानों को दबा कर ये मामलात जो है वो दब जाएंगे। ये जो तहरीकें चल रही हैं ये भी तेज़ होंगी, और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की तरफ से भी बैकलैश आएगा इन चीज़ों पे। कुछ अरसे तक तो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह गुजरात में हुआ मोदी के ज़माने में, और फिर मुझे याद आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ये मोदी साहब जब एक जलसे में तकरीर कर रहे थे तो अजान हो गई और ये खामोश हो गए 2 मिनट के लिए अजान सुनने के लिए, और ये तासुर दिया गया कि जैसे ये मुसलमानों के बहुत हमदर्द हैं। और अब वो सारा तासुर जो है वो सामने आ गया पूरी दुनिया के कि ये क्या कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर। सही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं नाज बलोच साहबा, यानी हम बैसत मुसलमान एक रियासत हैं और दीगर ममालिक भी इस पर हैं। हमने कल ही देखा इस्लामी इत्तेहाद, राहील शरीफ साहब उसको सरबराह बने, बड़ी अच्छी बात है, उसकी इजाज़त उन्हें मिली है।
हम बहैसियत कौम या हम बहैसियत रियासत और दीगर ममालिक क्या कर सकते हैं? बर्मा में मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में एक आध खतूत वगैरह लिख दिए, इधर ये शुरू हो गया, इनका हक छीना जा रहा है, वोटिंग राइट नहीं दी जा रही इनको, तो व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं नाज़ साहब, हमारा क्या अमल होना चाहिए? देखिए, we as Muslims we have a lot of responsibilities on our shoulders when it comes to Islam. Definitely हमारा दीन, हमारे मज़हब को जिस तरीके से एक झूठे फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत निशाना बनाया जा रहा है, तो हमारा दीन तो कहता है कि सबसे लोएस्ट दर्जा अपना जो है जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का सबसे लोएस्ट जो लेवल है ना, वो ये है कि उठ के उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो कम से कम हम आवाज़ तो उठाएं, ये तो हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है और यही हमें इंसान बनाता है, यही हमें सिखाता है कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो जुल्म के खिलाफ उठकर आवाज़ उठाना ये सबका बुनियादी फ़र्ज़ है और हर प्लेटफॉर्म पे हमें आवाज़ उठाना चाहिए। देखें, आप अपना झूठा इमेज देकर भारत एक शाइनिंग इंडिया का झूठा इमेज दे रहे हैं, पीने को साफ़ पानी इनके पास नहीं है, औरतों को, बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए जिस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आए दिन रेप लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे आ चुका है भारत, क्या ये उनका शाइनिंग इमेज है? दूसरी तरफ फसाद बर्पा करके दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये उनका इमेज है। एक कबूतर पाकिस्तान का भारत उड़ के चला जाए तो उसकी तो एक्सरे करके स्कैनिंग करते हैं। आप अपने आप को किस तरीके से एक सेक्युलर स्टेट कह रहे हैं जबकि आपकी औरतें महफूज नहीं हैं? न सिर्फ मुसलमानों की, इनकी तो अपनी औरतें महफूज नहीं है। कहीं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए जो औरतें जाती हैं, उनकी आप डॉक्यूमेंट्रीज खोल के देखें, जो जुल्म किया जाता है, जुल्म का निशाना बनाया जाता है। फिर मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट्स कह के ये जो सेंटिमेंट्स क्रिएट करे, जो नफरत फैला रहे हैं, ये इनकी कमजोरी की अलामत है। जब इंसान अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी, अपनी गवर्नेंस में फेल हो जाता है, जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वो फिर इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो दीन और मजहब को बीच में ले आते हैं और वो मजहब के ऊपर तनकीद करके, फसाद बर्पा करके, पॉपुलर अपने आप को करने की कोशिश में अपना ही नुकसान। और आपका मौक़िफ़ ये है कि आवाज हमें बुलंद करनी चाहिए, हर फोरम में बुलंद करनी चाहिए। तमाम सिविल सोसाइटी का और यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि देखा जाए तो पूरे दुनिया भर में इस वक्त मुसलमान जो है वो टारगेट हुए हुए, मुसलमान निशाना बनाए जा रहे हैं। बर्मा में आपने मिसाल अपने इंट्रो में दी कि जिस तरीके से अच्छा, बर्मा का मैंने नाम लिया ना, तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता चलूं। अंसार बर्नी साहब इंसानी हुकूक के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पेशावर से साथ मौजूद है, DSNG पे हमारे स्टूडियो वहाँ पेशावर से साथ मौजूद है। अंसार बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हमने आपके साथ बर्मा में प्रोग्राम किए हैं सर, वहां पर हुकूक उनसे छीने जा रहे हैं, मुसलमानों से इंसानियत के खिलाफ जुल्म हो रहा है सर। वही इंसानियत के खिलाफ मजालिम हमें भारत में भरपूर तरीके से नजर आ रहे हैं, इस हद तक कि यूपी जैसे स्टेट में जहां 4 करोड़ मुसलमान हैं, वहां बीजेपी एक टिकट नहीं देती मुसलमानों को, रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाती है उनकी। तो ये क्या हो रहा है अंसार बर्नी साहब? भारत किस तरफ बढ़ रहा है, क्या होने जा रहा है वहां पे? देखिए, भारत काम कम करता है, शोर ज्यादा करता है। फिर उसका सेकुलरिज्म जो है वो इस तरीके से वाजे हो गया कि इस वक्त उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर वो चुना है जो सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया गया था, जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस था। भारत एक ऐसा मुल्क है कि जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस रहा है, वो मुसलमानों को जिंदा जलाने में रहा है, उन इल्ज़ामात का उसको सामना है। इसके अलावा बेपनाह उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिसके बाद उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा एक ड्रामा है, एक प्रोपेगेंडा है कि जहाँ पे मुसलमान औरतों के हमल जिस तरीके से गिराए गए हैं, वो वीडियो जब मुझ तक आई है तो मेरे अपने आंसू निकल आए कि उन औरतों को सिर्फ मुसलमान होने की इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि उनको लोहे से उनके हमल जिस तरीके से गिराए गए हैं कि उनके मुंह से वो लोहे के सिलाखें जो हैं वो निकल आई बाहर और वो तड़पती रहीं, सिसकती रहीं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। बात यह है कि जब आप इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप दहशतगर्द खुद हैं, आपने अपना वजीर आला एक दहशतगर्द चुना है, तो बड़ा वाज़ेह है, इसके अंदर कहीं कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो इस वक्त सोई हुई है, उस वो अगर नहीं जागी तो आप अगर मुसलमानों का आज कत्लेआम कराओगे तो कल खुद भी महफूज नहीं रहोगे। अल्लाह ना करे कि किसी के घर से कोई लाश उठे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो। लेकिन जब आप खुद दूसरों के घरों में आग लगाओगे, आप समझते हो कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में तुम आग लगा के तुम समझते हो कि तुम उससे हाथ टेपोगे तो तुम्हारे अपने घर भी जलेंगे। यहाँ पे तो अंसार बनी साहब वहाँ की जमहूरियत की तारीफें होती हैं। अंसार बनी साहब, आप भारत, क्योंकि आपका इंटरेक्शन भी रहा है बतौर वजीर वफाकी तौर पे भी और वैसे भी आपका आना जाना सर,
खैर मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद मैं ये सवाल पूछता हूं अंसार बनी साहब आपसे भी, और मिस हसन अस्करी साहब, एजाजुल हक साहब और नाज़ साहबा भी हैं कि यहाँ पर लोग जो वहाँ की दसी और सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, तारीफें करते थकते नहीं है, शुरू होते हैं तो शाम गुजर जाती है, रात गुजर जाती है, दिन आ जाता है, उनकी तारीफें खत्म नहीं होती, उनको हम किस तरह बेनकाब करेंगे। मैं एक ब्रेक लेता हूं, उस ब्रेक के बाद योगी नाथ पर भी कुछ और हकायक आपके सामने रखेंगे, देखते रहेगा अब तक। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाए, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। After I got married for India, I don't understand why time and again I have to keep justifying that I'm Indian. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम बेनकाब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और उसके मिलाप को मोदी सरकार से, और उसको इलेक्शन कंटेस्ट कराने से लेकर उसके वजीर आला मुंतखब होने तक उत्तर प्रदेश के इस पूरे अमल में हमने ये देखा कि जज्बात को बाकायदा भड़काने की कोशिशें हो रही है इस वक्त भारत में, यानी खुद रियासत कर रही है। मिसाल के तौर पर बीजेपी के एक एमएलए जो कि देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, जहां से मशहूर दारुल उलूम देवबंद का ताल्लुक है, उस जगह को उन्होंने कहा जी के नाम देवबंद से देवव्रत नाम कर देंगे। देवव्रत अगर मैं प्रोनाउंस है, क्योंकि ये देवव्रत एक कैरेक्टर है हिंदू महाभारत में, जो महाभारत उनका एक जो उसका ताल्लुक उनकी तारीख से है, उसके एक कैरेक्टर के नाम पर देवबंद का नाम वो बदल देंगे, जिससे वहां यूपी के मुसलमानों में शदीद गुस्सा है। और ये जिससे लग रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि बजाय लग रहा है कि जानबूझकर बाकायदा प्लान स्ट्रेटजी के तहत उनके जज्बात को भड़काया जा रहा है। मेरे साथ अंसार बनी साहब, इंसानी हकूक़ के रहनुमा, जनाब नाज बलोच साहबा मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से, हसन अस्करी साहब सीनियर तज़्ज़िया-निगार और एजाजुल हक साहब मुस्लिम ज़िया से प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, सर हमारा अमल के मैंने सवाल नाज से पूछा था, अभी हम क्या करें, रियासत क्या कर सकती है, बैसत कौम हम क्या कर सकते हैं, मुसलमान ममालिक क्या कर सकते हैं, या हम सिर्फ देख सकते हैं, हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? हसन साहब देखिए, पाकिस्तान जो काम कर सकता है वो ये है कि कम से कम मुस्लिम ममालिक को तो इस पॉइंट पे इकट्ठा करे, उनको ये बताए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से मुसलमान ममालिक हैं जिनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं भारत के साथ, और उनको ये कॉन्शियस करना चाहिए कि जो उनका इन्फ्लुएंस है, जो उनके ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद पर वो ना सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात हिंदुस्तान से करें, बल्कि और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ की भी बात करें। बदकिस्मती ये है कि जो जोश और वलवला आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, रद्द अमल, उसकी वजह नेचुरल है कि जो हमारा रिलेशनशिप हिंदुस्तान के मुसलमानों से है वो दूसरे ममालिक के मुसलमानों का हिंदुस्तान के मुसलमानों से इतना नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ आप इतना शोर नहीं देख रहे हैं इस मामलात का, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हकूक़ ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हमें पामाल होते हुए जो है वो नज़र आते हैं। तो हम अगर मुसलमान ममालिक ही को इकट्ठा कर लें, नहीं ओआईसी में रेस करें, अक़वाम मुत्तहिदा में रेस करें, कौन सा इंटरनेशनल फोरम्स पे लिखें, जाके बात करें, क्या किस तरह से करा जाए इसको? देखिए, पहले इसके कई लेवल हैं। एक लेवल तो ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं मुसलमान ममालिक की, उनके साथ ये इशू रेज करके उनको मोबिलाइज करें, तभी ओआईसी के बामाने कोई फैसला कर सकेगी। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये मसला जो है आपको उठाना पड़ेगा, ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की है, लेकिन वहाँ आपकी जो बदकिस्मती होगी वो ये होगी कि हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान लीडर हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से आके आपके बयान को चैलेंज करेंगे। तो लेकिन ये है कि आपको सबूत इकट्ठा करके ह्यूमन राइट काउंसिल पे ये इशू उठाना चाहिए। अगर मुसलमान ममालिक एक स्टैंड ले लें तो मेरा ख्याल है इसके अच्छे नताइज निकल बड़ी अच्छी बात है हसन अस्करी साहब। लेकिन एजाजुल हक साहब, मैं ये हम कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएं, सब कुछ करें सर, लेकिन मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ, सुन रहे हैं हम लोग, आप भी आलमी मीडिया में, हमारे यहाँ से जनाब वो बरहमदाग बुख्ती साहब की आवाज़ आती है, वो कहते हैं मोदी हमारा करो। फिर अभी अल्ताफ हुसैन साहब जो बानी मुत्तहिदा के, वो कहते हैं मोदी साहब मदद कर दें हमारी, यहाँ पे महाजिर कौम बड़ी मुतासिर हो रही है, आप आए हमारे लिए आवाज़ उठाएं। सर ये तो हम उनकी मदद, यानी वो खुद वहाँ मुतासिर हो रहे हैं, हम क्या आवाज़ उठाएं? यहाँ के जो यहाँ पे इस पर लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये किस तरह का, ये हो क्या रहा है आखिर एजाजुल साहब? ऐसे सियासत किस तरह के लोग हमने रखे हुए हैं? ये अल्ताफ हुसैन साहब, बरहमदाग बुख्ती, ये लोग उल्टा आवाज़ें कह रहे हैं जी आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं मोदी साहब।
देखिए, बड़ी अच्छी बात की आपने। और इससे पहले आपने सवाल पूछा था नाज बलोच साहब से कि हमें क्या करना चाहिए जी। उन्होंने कहा हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बर्मा में जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर ये एट्रोसिटीज़ कमिट की हैं, जो बर्मा की ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ जिस तरह से उनको कत्ल किया गया वहाँ पे, जिस तरह से उनको ज़बह किया गया, कौन से मुसलमान मुल्क ने आवाज़ उठाई सिवाय टर्की के, जो कि मतलब वहाँ पर जाने की भी कोशिश की, वहाँ पर उनका नुमाइंदा भी गया और वहाँ जाकर उनके लिए आवाज़ भी उठाई। बाकी कौन सा मुस्लिम मुल्क था जिसने उनके लिए जो हज़ारों लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो आज जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वो डिवाइडेड है सारे, उनकी अपने अपनी सबको मुसीबत पड़ी हुई है, किसी को दूसरे की फ़िक्र नहीं है। सिवाय इसके कि कोई बड़ा मुल्क हो तो वो कहे जी कि हमें हमारे साथ आप आ जाएं, हमारे साथ खड़े हो जाएं कि हम शायद आपको कोई चीज़ इसके बदले में दे देंगे। मैं समझता हूँ कि जितना अफसोसनाक मुकाम मुसलमानों के लिए इस वक्त है और जितनी डिसयूनिटी मुसलमान ममालिक के अंदर इस वक्त है, आज से पहले कभी भी नहीं हुई। और जितनी OIC इस वक्त, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई वक़्त नहीं है OIC की, ना इनकी आवाज़ है, ना इनकी आवाज़ कोई सुनता है। और उसकी वजह यही है कि मुसलमान ममालिक इकट्ठे नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है मुसलमान ममालिक के अंदर जो आवाज़ उठा सके। हम कोशिश ये है हमारी कि हम भी साथ उनके मिल जाएं। पहले आप इराक़ को कुवैत से लड़ा दें, फिर आप इराक़ को ईरान से लड़ा दें, उसके बाद आप कुवैत पर इराक़ पर हमला कर दें, कुवैत का सारा तेल वहाँ से ले जाएं, फिर आप अफ़गानिस्तान पर आ जाएं, वहाँ पर हमला कर दें। और पाकिस्तान तो आज बचा हुआ है सिर्फ इस वजह से, ये ऐसे तो बहुत से लोग हैं, बरामदाद बुगटी जैसे और अल्ताफ़ हुसैन जैसे, जिनको हमने ही सपोर्ट किया, हमारा मीडिया उनको सपोर्ट करता है, हम लोग इन लोगों को उठाते हैं, सामने लेकर आते हैं, वरना ये इनकी जरूरत कभी हो सकती थी कि इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ हम ये जो ट्रेंड हमने देखा है अंसार बनी साहब, आपने फॉलो किया, आप भी फॉलो करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को, से ट्रेंड जो आपको क्या बताता है अंसार बनी साहब? अभी नरेंद्र मोदी के बाद जो मोस्ट पॉपुलर इंडिया में शख्सियत हो चुकी है वो योगी आदित्यनाथ हो चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये कंटेस्टेंट हो सकता है 2017 या 2024 में अगला प्राइम मिनिस्टर का। सर, आपको क्या लगता है जिस तेजी से इसको इंडियन मीडिया प्रमोट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि उसने 80 फैसले कर दिया 8 दिन में, उसने ये कर दिया, उसने खुद झाड़ू उठा के सफाई शुरू कर दी, बाथरूम बनाना शुरू कर दिए, उसने ये कर दिया, उसने, सर ये आपको लगता है कि अंसार बनी साहब ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए, योगी को वजीर आला बनाए जाने के बाद इंडिया ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। सबसे पहले तो मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इंडिया का असल चेहरा सामने आया। फिर ये एक उम्मीद आ गई कि शायद मोदी अब चेंज हो गए और मोदी ने जो है कोई अच्छा काम करना हो और मोदी कुछ बेहतर कर सकें बैनुल अक़वामी अमन के लिए। लेकिन योगी को बनाने के बाद मोदी ने भी मजीद अपना चेहरा खोल दिया कि वो भी दहशतगर्द है माफी के साथ, और वो भी दहशतगर्द है, बल्कि मैं माफी के साथ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मोदी भी दहशतगर्द है और उसने एक दहशतगर्द को लाके और बिठा दिया मुसलमानों के खिलाफ। बात यह है कि फिर आप इस्लाम की बात करते हैं, एजाज भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इस्लाम ममालिक हैं कहाँ? ये कारोबारी ममालिक हैं, सॉरी टू से यार, इस्लामी ममालिक कहाँ हैं? मुनाफिक हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के नाम पे लोगों को कारोबार करते हैं। ये कारोबार है, इस्लाम को इन्होंने कारोबार बना दिया है। जब तक ये इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक कि आप देखिए कि वो ताकतें, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, कतई नहीं हूं, मैं हिंदू मजहब को बुरा नहीं कहता, लेकिन हिंदू मजहब की बुनियाद पे अगर दहशतगर्दी की जाएगी और मेरे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराई जाएगी तो फिर हम सबको उठ खड़ा होना होगा। और हमने हिंदुओं का मुकाबला नहीं करना, हमने हिंदू दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये बड़ी वाज़ेह बात है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मेरे घर को जलाने आओगे, मेरे घर में मेरी बच्चियों को नुकसान पहुंचाने आओगे, तो फिर यह तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूं। फिर उस जवाब के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, और ये जवाब हमें भी देने की जरूरत नहीं होगी। खुदा ना खास्ता ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो होती है इस पर इंसानी हुकूक की बुनियाद पर, सर कहीं ये तो नहीं कि हमें खुदा ना खास्ता भारत के मुसलमानों के लिए ये एड पहुंचानी पड़ेगी कि उसमें, क्योंकि जिस तरह के मजालिम वहां हो रहे हैं, उनकी आवाज छीनी जा रही है उनसे, तो आपको लगता है कि अंसार बनी साहब ये सूरत हाल तो नहीं आ सकती कहीं जो बर्मा के लिए हम करते हैं कि हम वो अपील्स कर रहे होते हैं यहाँ पर एनजीओ बना के, ये तो नहीं शुरू हो जाएगा? ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। बास खबरें वहां का मीडिया बाहर लाता नहीं है,
जो मैं वीडियो में आप सबके साथ किसी वक्त शेयर करूंगा, उन हामला औरतों के साथ सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पे उनके होने वाले बच्चों को जो है जिस तरीके से कत्ल किया गया है, उन औरतों को जिस तरीके से कत्ल किया गया है कि उनकी नस्ल कुशी पे अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा जो इंसानी हुकूक के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, अगर वो भारत के खिलाफ नहीं उठ सकता, अगर वो ये नस्ल कुशी को नहीं रुकवा सकता, तो फिर हमें उसकी जरूरत नहीं रहती। अच्छा, और नाज बलोच साहबा, ये जो हमने यहाँ पर लोग पाले हुए लीडर, हम तो यानी हम ये बजाय उधर उनकी मदद करें तो दूर की बात, यहाँ पे ऐसे लोग हमने रखे हुए हैं जो अल्ताफ हुसैन जैसे जो मदद मांग रहे हैं मोदी से, बरामदा बुक्टी जैसे जो मदद मांग रहे हैं मोदी से कि आप मदद कर दें बलोचों की, या महाजरों के नाम पर मदद मांग रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब। ये क्या हम मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, जब हमें ये मैसेज देना चाहिए कि वो वहां पर क्या हो रहा है, हम उल्टा इस तरह के लोग रखे हैं पाले में जो मदद मांग रहे हैं उनसे। नाज बलोच साहब, देखिए, एक तरफ तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे अमन की आशा चलाने के चक्कर में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अमन की आशा चलाने वालों को जितनी अमन की आशा का शौक़ है तो वो भारत जाकर वहाँ बैठकर अमन की आशा की बात करके दिखाएं कि वहाँ पे जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो जुल्म और जो बर्बरियत की दास्तानें रकम हो रही हैं, यहाँ पे बैठकर मीडिया में जो है अपने आप को सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए अमन की आशा की बातें करते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। और दूसरी बात यह है कि खुद हम क्या करें, हमारे मुल्क के तो वज़ीर आज़म साड़ियाँ भेजने में मसरूफ़ है मोदी की वालदा को, यहाँ पे तो जिंदाल के साथ कारोबार करना जो है वो बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है इस हुकूमत के अंदर। तो हुकूमत खुद क्या कर रही है हमारे यहाँ। फिर मैं आपको बता दूं कि भारत के अपने एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके बिक्रम सिंह जो हैं, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके बयानात आप देख लें, किस किस्म के फरसूदा, जिस किस्म के फसाद क्रिएट करने वाले, जिस किस्म के फैशिस्ट सोच उनकी है, जो उनकी जिस तरह उन्होंने अपने हालिया बयानात में कहा कि जल्दी में तेल छड़केंगे, इंसर्जेंसी खुदा न खास्ता करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के अपने लोगों को एनआरकी के लिए इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये जो भारत की दकियानुसी और घटियापन है और जो घटिया सोच है, उस सोच को दुनिया देख चुकी है। अब चुप और तमाशाई क्यों है दुनिया? यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जहां पर कहीं किसी भी मुल्क में कोई भी फसाद होता है, खुदा ना करे कहीं पर कोई दहशतगर्दी की वारदात होती है, सबसे पहले उंगलियां मुसलमानों के ऊपर उठाई जाती हैं। ये भारत में जिस तरीके से मुसलमानों को दिन दहाड़े जिस तरह से लोगों को ललकार के, लोगों को जो है वो नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज बयान दिए जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से इश्तियाल अंगेज बयान दे रहा है, तो भारत के किस मुंह से दुनिया में अपना मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मुंह दिखा लेकर। ठीक है, इसी नोट पर शुक्रिया अदा करूंगा नाज बलोच साहबा, अंसार बरनी साहब का, जनाब एजाजुल हक साहब का और हसन अस्करी साहब का जो प्रोग्राम में मौजूद रहे साथ। और ये अंसार बनी साहब ने बात की है जी कि ऑलरेडी वहां पर मुसलमानों के लिए जो उनके जो एड का सिलसिला जो है वो उसकी तलब वहां पर आ गई है, वहां पर मांग बढ़ गई है, मीडिया दबा रहा है उन आवाजों को, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो मैंने कहा खुदा ना खास्ता आगे सूरत हाल होगी कि बर्मा जैसे मुसलमानों के लिए, फलस्तीन में जैसे हम आवाजें उठाते हैं हमें उठानी पड़ेंगी, वो शुरू हो चुकी हैं। फीडबैक लिखिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक।